नमस्कार, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम में। मैं हूं पूर्णिमा शर्मा। तो क्यों जो हालात अब यूएस फोर्सेस के जाने के बाद अफगानिस्तान में बन रहे हैं, जिस तरह से तालिबान वापसी कर रहा है, काफी बड़े हिस्से पर अफगानिस्तान के उनका कब्जा हो रहा है। ऐसे में हालात जिस तरह से बदल रहे हैं और जिस तरह से तालिबान का कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है अफगानिस्तान में, और तो ऐसे में अगर हम इस पूरे रीजन में इक्वेशंस को देखें या जियोपॉलिटिकल रिलेशंस को देखें या इक्वेशन को देखें या हम सेंट्रल एशिया की बात करें, तो किस तरह से हालात इक्वेशंस बदल रही हैं। और जो चाइना की अगर हम बात करते हैं, तो चाइना के लिए क्या ये एक ज्यादा थ्रेट है, अपॉर्चुनिटी से ज्यादा, उसके लिए अवसर से ज्यादा ये ज्यादा चुनौती है तालिबान का लौटना। और जिस तरह से कहा जाता है कि अफगानिस्तान में जो माइंस हैं या रिसोर्सेज हैं, उन पर भी चाइना की नजर है। और जिस तरह ये भी कहा जा रहा है कि खबरें आ रही हैं जिस तरह से कि जो फोर्सेस जो लड़ रही हैं, तालिबानी जो लड़ाके हैं उनमें, और हमेशा से कहा जाता रहा है कि उसमें पाकिस्तानी सोल्जर्स भी हैं, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं सोर्सेस से। तो पाकिस्तान चाइना का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, अफगानिस्तान में तालिबान के साथ जो इनडायरेक्टली जिस तरह की बातें आ रही हैं कि इनडायरेक्टली सपोर्ट मिल रहा है वहां से, अफगानिस्तान में जब ये सिचुएशन बन रही है, तो ऐसे में किस तरह से ये पूरे रीजन को डिस्टर्ब कर रहा है और चाइना के लिए कितनी बड़ी चुनौती है। और क्या चाइना की नजर जिस तरह से कहा जाए कि अफगानिस्तान में मौजूद माइंस पर है, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज पर है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जेएनयू से प्रोफेसर श्रीकांत कौंटेपल्ली जुड़ गए हैं। इज अ प्रोफेसर इन चाइनीज स्टडीज फ्रॉम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। अ वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। आपने जो कहा अफगानिस्तान के अभी रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर बहुत सारा असर पड़ेगी। कुल मिलाकर अभी तक कहा जाता है कि कुछ 80-90% तक जो इलाका है उनके कब्जे में है। और ये शायद रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो कम्युनिकेशंस वगैरह पहले अमेरिका ने जो फिफ्थ फ्लीट बहरीन से पाकिस्तान से अफगानिस्तान तक उन्होंने जारी रखा था। लेकिन अभी जो चीन का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो जी। उन्होंने 2013 में शुरू किया, जिसमें से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर 214 से पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट के इलाका में गिलगित बाल्टिस्तान और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में उन्होंने कुछ ऐसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट्स या दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स अभी लागू कर चुके हैं। तो इनके लिए वो सोचते हैं कि एक रीजनल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को वो मॉडिफाई कर सकते हैं। एक चीज, दूसरा चीज, उन्होंने बहुत सारे एनर्जी पाइपलाइंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। और ये चार, कुल मिलाकर कुछ 4 एनर्जी पाइपलाइंस उन्होंने सेंट्रल एशिया में अभी लागू किया, जिसमें 2 ऑलरेडी फंक्शनल हैं कजाकिस्तान में, और अभी तुर्कमेनिस्तान उनमें जो गैस का एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं अभी। तो और 2 एनर्जी पाइपलाइंस उन्होंने कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो अभी तो पिछले सर, हफ्ते जो विदेशांग मंत्री वांग यी उनका दौरा है अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान, दुशानबे समिट मीटिंग में भी शामिल हुआ, जिसमें अफगानिस्तान कांटेक्ट ग्रुप जो एससीओ शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में है, जिसमें से उन्होंने ये पेश किया कि हम टेररिज्म को मानते नहीं हैं और तालिबान इनके खिलाफ लड़ना चाहिए, जैसे उनका बयान थी। लेकिन तालिबान ने पहले उन्होंने कहा है कि हम दोस्त जैसा मानते हैं चीन को, लेकिन खबरों में ऐसे माना जाता है कि तालिबान ने ये भी कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर वो काबुल को कब्जा करे।
उसके बाद जो अपना राय चलाने में उनके लिए इन्वेस्टमेंट्स चाहिए देश में, बहुत सारे जो एक यूनाइटेड नेशंस के एक रिपोर्ट थी कि अफगानिस्तान में कुछ $3 ट्रिलियन वर्थ ऑफ रिसोर्सेस, जैसे कि आयरन ओर या ऑयल या दूसरा रिसोर्सेस, कॉपर माइंस, जिसमें उन्होंने उनके लिए भी फायदा है तालिबान के लिए। इसी वजह से उन्होंने कुछ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स को भी उन्होंने इनवाइट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उनका दूसरा प्रॉब्लम यह है कि तालिबान जो उइगुर को सपोर्ट किया सिंजियांग में, जिसमें से उनका भाईचारा है, और मुस्लिम ब्रदरहुड में उनका अगर उन लोगों को मदद नहीं करते हैं तो शायद ये इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस जो ISKP इस्लामिक स्टेट के वो शायद और भी खतरनाक होगा चीन के लिए। अगर तालिबान चीन के साथ हो तो उइगुर फैक्टर can become much more problematic. What do you think, in your opinion, China sees post-US Afghanistan? Does China see it more as a threat than opportunity? As far as Uyghur issue is concerned, as the Xinjiang region is concerned, as far as they might have apprehensions, then Taliban might support Uyghurs militants, and that can become a security threat to them. I think there is, the Chinese are still evaluating whether the post-ISAF withdrawal, and President Biden mentioned the August last week would be the last time where the troops could be withdrawn. Already from the Bagram airport, which is close to Kabul, they have withdrawn their forces about 2 weeks ago, 10 days ago. And so it means that the security issues have to be addressed now regionally or locally or nationally in Afghanistan. So in the light of this, the arrangement so far, the Chinese have been prodding Tajikistan, which borders Afghanistan, to put up a fight against the Taliban if they turn out to be more militant, number one. Number two, Wang Yi, the foreign minister, also mentioned in Dushanbe summit meeting that the other Central Asian republics should work with the Shanghai Cooperation Organization in countering terrorism incidents through peace mission exercises. The counter-terrorism exercises they have been conducting for so long. The other is the regional anti-terrorism structure, which is headquartered in Central Asia. They want the RATS to take care of the situation spilling over into Central Asia. But the key problem for China is that, as we have seen in the last 1 decade, many of the Uyghurs get submerged in the poppy cultivation and arms sales. They also go into Andijan, and from there they regroup in Fergana Valley. And from Fergana Valley, they reach Kashgar in Xinjiang. So the drug trade and arms trade, small arms trade, is going to be a major problem for China, because many of these have regrouped in this manner rather than through Badakhshan and Xinjiang borders. So this is one concern we want to address through the Central Asian republics. The second is the Chinese have 2 mobile bases in Tajik borders with China, with Afghanistan, and so they want to counter if there is any Uyghurs, if they escape into Xinjiang through these routes, then they will be able to address through military operations, such as those in counterterrorism and others. But as of now, China is clueless, because the Taliban, although it said China is a friend, it also has to take care of the local commanders, regional commanders, and also the ISKP, Islamic State of Khorasan province. So this has created a number of dilemmas for China.
And it appears China is still clueless at the moment because the situation is changing fast. Okay, so in a way, China cannot fully trust Taliban as far as Beijing's security concern are there in relation to Uyghurs or the Xinjiang region, and there could be apprehensions that once Taliban take over, then Afghanistan can become a ground for terrorist activities, and that could disturb entire Central Asia and also South Asia. Your opinion, sir? In the Doha meetings, it was agreed between Taliban and the United States that the Taliban will not link up with global terrorism or regional terrorism. But to what extent they will keep that promise is not clear. And one incident or the other, and there are huge differences within the Taliban. There is the Pakistan supported Taliban, and then there are the Afghan Taliban. And in addition, of course, there is the Hekmatyar group within the Al Qaeda, which is said to be closer to China. For this, we need to go back to the Soviet occupation of Afghanistan days, when the Chinese military intelligence trained the Mujahideen. So Chinese are banking on these connections so that they will probably have some good relations with the Taliban in future. So I was trying to say that while the Taliban has promised that they will dealing from international terrorism, yet it appears that the local dynamics in future could possibly lead to some kind of a situation within Afghanistan between different groups. And this will probably have a spillover effect on Xinjiang, maybe also in Chechnya, in Russia, and Kashmir, or in Pakistan. Already in Pakistan, we have seen some blasts, such as in the hydroelectricity project in KP area, where about 13 people were killed, so including 9 Chinese. So this suggests that Afghanistan, Pakistan is going to be still a turbulent area in the future, with spillover effect in Xinjiang and in other regions, possibly including Kashmir. So from an Indian perspective, we need to be more careful. We need to have the counter-terrorism related aspects in full flow within Jammu and Kashmir and other regions. And since the terrorists are now using, because of the COVID-19, they are using aerosols to spread terror, we also need to factor this in any future counter-terrorism campaign. And they are also recruiting online. So this is another threat that we need to be alive with. Professor Kondapalli, I would like to understand that Afghani people, those who are nationals of Afghanistan, they somehow really don't have high regards for Pakistan. And they understand that Taliban is indirectly supported by Pakistan. And there are news, as we have discussed in the beginning of this program, that Taliban is supported by Pakistan army. Also, there are Pakistani soldiers in the garb of Taliban. So how Pakistan's support and China's indirect support is going to become detrimental in the entire situation? As we have seen a few days ago, the Afghan ambassador's daughter was tortured and left alone after 6 hours. So the Afghanistan government had withdrawn the embassy officials from Islamabad. So this has created a lot of tension between Pakistan and Afghanistan, number one. But both of them also have a lot of trouble between them on the Durand line. And frequently clashes are reported
between Afghanistan and Pakistan, because Pakistan had backed the a faction within the Taliban. So there is a huge problem with within Afghanistan, both with the current government of Abdullah, as well as with the Taliban groups within Afghanistan. So it is traced to the differences between the ethnic groups, the Hazaras, the Pashtuns, the other groups, and hence this is spilling over into Pakistan-Afghanistan relations as well. So this has created a lot of instability in the region. Number two is that because China is now organizing the quadrilaterals between Tajikistan, Afghanistan, Pakistan, and China, and they have also invited the Doha establishment of the Taliban. So it appears that China is backing the Pakistani ISI in relation to the situation evolving in Afghanistan. However, none of these groups have absolute control over the situation in Afghanistan. So this leads to more decentralized action. This leads to more violence in the near future. Even if the Taliban is able to occupy many portions of Afghanistan, it is still the Kabul government still has a lot of backing from the Northern Alliance or other groups. So we are going to witness a long-term instability in Afghanistan and with spillover effect in the regional security aspect. Okay, so it will take long time to see what unfolds in Afghanistan. But as far as if we talk about Taliban groups, they would, as you have mentioned earlier also in the beginning of this show, that they would need resources to run the government if they take over. So now they'll have to count on some or the other powerful nation. So are they looking at China as the alternative to run their government, to have the resources to run the regime? That's why they may not go. The situation or equation would become such that they may not want to go against the wishes of Beijing. The Taliban is definitely looking for a financier because they were a ragtag grouping, and they lack resources for the reconstruction of Afghanistan. Of course, many areas are already under civilian reconstruction programs. For instance, India had spent $3 billion in the schools, parliament building, in Kandahar, in several dam construction activities, or in the training of the ANA, the Afghan National Army. So India had, and other countries like Japan or US or other countries have chipped in terms of reconstruction. Nevertheless, we are going to witness some kind of a destabilization and destruction of many of these. In the last 1 week, it was said that many of the infrastructure projects, including schools for women or others, have been blown up by the Taliban groups. So for the reconstruction, if the Taliban comes into power in Kabul, there is a possibility that they need financiers. And when they look around, of course, the US is not releasing any funds. They already spent about $2.3 trillion and also raised the ANA, the Afghan National Army, with around $80 billion of spending. So it doesn't appear that the Biden administration is going to give them any finances in the near future, except if it is legitimately recognized by all the Afghan people. Secondly, the Taliban is definitely looking at China. However, when we look at the Hambantota project in Sri Lanka or some of the CPEC projects in Pakistan, it appears that if the Taliban is not able to pay back, there is a possibility that China will take away some of these projects. So this is going to be a big problem between the Taliban and China, because the Taliban or the Afghans are proud people, and hence if the Chinese take away
any portion. They already took over Hambantota as the Sri Lankans were not able to pay back the debts. They also are taking away the Mombasa port in Kenya or in other debt-ridden countries in the BRI projects. So if this is the trend, and if the Taliban is not able to pay back, and China is going to grab some of these, say, Ainak copper mine or Bamiyan iron and steel projects, or the Amu Darya oil basin, if the Chinese physically take away these projects, it is likely to involve in a backlash from the other Afghan groups or even by the Taliban. So while China may finance, we see a new situation that China is demanding returns on this. It could be political or it could be physical in terms of what we saw in Hambantota. So this is going to be a catch-22 situation for the Taliban itself. So thank you so much, Professor Kontapalli, Professor Shrikant Kontapalli, for discussing all these important aspects, what is unfolding in Afghanistan, and how Pakistan or China or is indirectly connected, or they are indirectly supporting what is happening in Afghanistan. तो जितनी भी ये पूरी परिस्थितियां बन रही हैं अफगानिस्तान में, जाहिर तौर पर ये सेंट्रल एशिया या साउथ एशिया के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। पूरी गतिविधियां जो वहां होती हैं या जो होने जा रही हैं, जिस तरह के हालात बन रहे हैं, तो यूएस के और नाटो फोर्सेस के निकलने के बाद अफगानिस्तान से अब आसपास के जो भी देश हैं उनके लिए भी, ईरान भी इससे बहुत चिंतित है, भारत तो है ही, और चाइना के लिए भी एक तरह से ये थ्रेट बन सकते हैं। आप कितना भरोसा कर सकते हैं कि तालिबान कब क्या करेगा, क्योंकि बहुत सारी बातें जो दोहा में हुई उन पर उन्होंने अमल नहीं किया, जैसा कि हम देख रहे हैं अभी। तो कितना भरोसा किया जा सकता है, क्या वो रीजन, इस पूरे रीजन को डिस्टर्ब करेंगी ये फोर्सेस तालिबान के साथ मिलके, या और बहुत सारी बातें जिस तरह आ रही हैं कि पाकिस्तान की ही फोर्सेस हैं जो तालिबान के वेश में अफगानिस्तान में अफगान आर्मी से लड़ रही हैं। तो कई बातें हैं, और रिसोर्सेज की जैसे हमने इसमें बात की कि तालिबान अगर वापस सत्ता में आता है तो हो सकता है कि उसको रिसोर्सेज की जरूरत होगी, किस तरह वो चलाएगा सरकार को, किस तरह से फंडिंग आएगी, तो हो सकता है उसको चाइना पर अपनी डिपेंडेंस रखनी पड़े। और चाइना की नजर, जिस तरह आपने कहा कि जो माइंस है उन पर है, हो सकता है अगर तालिबान को रीपे ना कर पाए जैसा कि है, उनके पास अगर सरकार चलाने का पैसा नहीं है तो जाहिर तौर पर वो पैसा लाएंगे कहाँ से, तो उन माइंस पर कब्जा होगा, बहुत सारे लैंड्स पर, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है अफगानिस्तान, उन पर। तो जाहिर तौर पर हालात बहुत मुश्किल होने वाले हो सकते हैं इस रीजन में, और ये भी देखा जा सकता है कि जो टेररिस्ट एक्टिविटी है उसके लिए भी एक अफगानिस्तान एक ग्राउंड बन जाए। तो कई सारी चुनौतियां, कई सारे मुद्दे हैं जो इन यूएस फोर्सेस के अफगानिस्तान के निकलने के बाद कईयों के लिए ये एक तरह से चुनौतीपूर्ण स्थिति दिखाई देती है, बहुत सारी। और जहां तक साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया रीजन की बात करें तो भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर कोंटापल्ली हमसे जुड़ने के लिए, और इस विषय पर बहुत ही विस्तार से हमें जानकारी देने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।